नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स से 200 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर वस्तुनिष्ठ की तैयारी हेतु, बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु अति महत्वपूर्ण है। इन्हें आप अच्छी तरह से समझिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है सुपर 200 वस्तुनिष्ठ गणित कक्षा 10वीं। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में से सबसे पहले नंबर पर हमने लिया है 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 है। तो कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंडन? देखिए 156 लिख दिया, सबसे पहले 2 का भाग दिया, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर दिया 2 का, 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर दिया 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो फिर 13 का देंगे, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं दूसरा नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है तथा उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा? इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो हमें देखिए यहां पर करना है दो संख्याओं का गुणनफल। वास्तव में दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है दोनों संख्याओं का गुणनफल 32 है, एलसीएम का मान यहां पर 8 है, एचसीएफ का मान हमें ज्ञात करना है जो कि 4 आना चाहिए। तो देखते हैं, अब यहां पर एचसीएफ है 32 बटे ये गुणा में 8 है जो भाग में आ जाएगा, 8 चौके 32, तो एचसीएफ हमारा कितना प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ बच्चों। अब तीसरे नंबर पर हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर उसके बाद 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 5 15, 5 एकम 5। और फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो तीनों को हम लिख देते हैं घातों के रूप में। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 दो बार है तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। 15 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। और 21 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। तो वास्तव में एलसीएम 12, 15, 21 कैसे निकलेगा? 12, 15 और 21 का एलसीएम कैसे निकलेगा? तो एलसीएम वास्तव में क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में यहाँ कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो उनकी सबकी बड़ी बड़ी घातें लेते जाएंगे, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल हम करेंगे तो 7 अपना 35, 35 तिया 105, 105 और 2 दूनी 4 कर देंगे गुणा में, तो 420 आ जाएगा। अब एचसीएफ निकालेंगे किसका? 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ 12, 15, 21 वास्तव में क्या होगा? प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। उभयनिष्ठ केवल कौन है? 3 है, जो तीनों में है और घात उसकी 1 है, 3 की घात 1 मतलब 3 हो जाएगा एचसीएफ। अगला चौथे नंबर पर है हमारे पास कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में कर्णी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। फिर 5वें नंबर में है पाई का मान अपरिमेय संख्या। वास्तव में पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। 22 बटे 7 और 3.14 पाई के लगभग मान है, वो उसके वास्तविक मान नहीं है। गणना की सुविधा की दृष्टि से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जबकि वास्तव में पाई का वास्तविक मान तो अपरिमेय संख्या है। आगे है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या जितनी भी दुनिया में है सबको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंडों का जो क्रम है उसके बिना ये गुणनखंडन क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक भाज्य संख्या ले लेते हैं 6, जिसको हम 2 गुणा 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर दिया। अब दोनों 2 भी अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या है,
यानी इसे और अधिक सरलतम रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। कर दिया मैंने। हाँ, लेकिन यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यदि हम इसका क्रम बदल दें तो 3 गुणा 2 भी हो जाएगा, तब भी यह गुणनखंडन क्या होता है? अद्वितीय होता है। इनके हमें क्रम को बदलना या क्रम के बदलने पर यदि हम ध्यान न दें तो यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। यह है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फिर आगे देखते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके बीच में भी अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या ले लेता हूँ, 1.10 100 100 10000, ये आवृत्ति सही नहीं हो रही है, अशांत अनावर्ती है, तो यह अभाज्य संख्या है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर 10 के स्थान पर 11 लिख दें तो हो जाएगा 1.11, फिर 1 कर देते हैं, फिर 110, फिर 1100, फिर 11000। इस तरह से 10 की जगह में यदि हमने 11 कर दिया तो भी यह अभाज्य संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या ये थी मान लो, दूसरी अपरिमेय संख्या है 2.20, 200, इन दोनों के बीच में इस तरह की अनंत या अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए हम कहते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनेक अपरिमेय संख्याएं हम बना सकते हैं, ऐसी होती हैं। फिर एलसीएम की वास्तविक परिभाषा क्या है? संख्याओं से संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। सबसे बड़ी बड़ी घातों को हम ले लेंगे और उनका गुणनफल कर लेंगे तो ये हमारा एलसीएम प्राप्त होगा। फिर वास्तव में एचसीएफ क्या होगा? तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, जैसे कि हमने ऊपर के सवालों में किया है, सबसे छोटी घात, लेकिन वो भी कैसी होनी चाहिए? उभयनिष्ठ होनी चाहिए, प्रत्येक संख्या में होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। आगे है 140 के अभाज्य गुणनखंड है। 140 के अभाज्य गुणनखंड देखिए हम करके बता दे रहे हैं। 140, 2 का दिया, 2 7 14, फिर 0, फिर 2 का दिया, 2 3 6, बचा 1, 10 हो गया, 2 5 10, फिर 5 7 35 और 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम 140 के अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं। इसे हम घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 की घात 2 हो जाएगी, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। अब दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ करते हैं। यदि द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा या हम कहेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का मान होता है c/a। इसी प्रकार देखिए, यदि द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान होता है ऋण b/a, अर्थात शून्यकों के गुणन योगफल का मान होता है ऋण b/a। गुणनफल का मान c/a और योगफल का मान ऋण b/a होता है। आगे है हमारा 13वें नंबर में, यदि किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के x अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होता है। यदि नहीं लिखेंगे, किसी बहुपद px, कोई बहुपद px है कि कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के x अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होगी। ये देखिए हमने आरेख खींच लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वक्र है, ये पहला बिंदु यहाँ पर काट रहा है, दूसरा बिंदु यहाँ पर काट रहा है, तीसरा बिंदु यहाँ पर काट रहा है। एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदु यहाँ कितने हैं? 3 हैं। तो इनकी संख्या के बराबर क्या होंगे? बहुपद के शून्यक होंगे बच्चों। रेखीय बहुपद x धन b का शून्यक ऋण b/a होगा। वास्तव में होगा, क्योंकि जिसका भी हमें शून्य ज्ञात करना होता है उसे हमें शून्य के बराबर लिखना होता है। जिस भी बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है उस बहुपद को हम शून्य के बराबर लिख देंगे। लिख दिया तो अब हमें x की वैल्यू निकालना है। जो x की वैल्यू होगी वही शून्यक होगी। तो हो जाएगा ax बराबर हो जाएगा ऋण b
और फिर x को अकेला कर देंगे तो हो जाएगा ऋण b बटे a। तो ax धन b का शून्य क्या हो जाएगा, ऋण b बटे a हो जाएगा बच्चों। आगे है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य प्लस माइनस अंडर रूट 3 होंगे। कैसे होंगे, तो देखिए फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो इसे जिसका हमें शून्य ज्ञात करना है उसे शून्य के बराबर लिख देते हैं। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया बराबर 0। अब इन दोनों को एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चूंकि हम क्या जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो ऐसे ही हम यहाँ कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 3 और दूसरे में एक्स प्लस अंडर रूट 3। तो दोनों जो हो जाएंगे शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो पहला शून्य क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। फिर है एक्स प्लस को ले लिया, अब क्या लेंगे एक्स माइनस, तो लिख दीजिए एक्स माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर अंडर रूट 3। इस तरह से शून्य क्या प्राप्त होंगे, प्लस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ऋण 2 एवं ऋण 5 होंगे। कैसे होंगे, तो चलिए करते हैं। यहां पर हमारे पास है बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको हम मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल अंतिम पद के बराबर हो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिख देंगे, जगह छोड़ देंगे, x है प्लस 10 है, अंतिम पद के सामने धन का चिन्ह है तो यहाँ पर भी हम धन का चिन्ह लगा देंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x धन 10। इस तरह से हम यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, x, तो अंदर बचेगा x धन 5, इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे 2, तो अंदर बचेगा 2x और ये 2 पंचे 10, तो दोनों में से हम क्या बाहर निकालेंगे x धन 5, x धन 5 को हम कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x धन 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। जिस भी बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना होता है उसे हम शून्य के बराबर लिखते हैं, यानी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो क्या होगा, x प्लस जब यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5, और तथा जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से हमें x की दो वैल्यूज प्राप्त हुई, x बराबर ऋण 5 और x बराबर ऋण 2। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों 17वें नंबर पर। 17वां नंबर है हमारा बहुपद x धन 1 दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए घात कितनी होगी। यहाँ 3 है बताया है, चलिए हल करके देखते हैं कि घात वास्तव में कितनी होगी। तो x प्लस 1 है, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो देखिए सबसे पहले x का इन तीनों से गुणा और फिर धन 1 का इन तीनों से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा x की घात 3 ऋण x वर्ग धन x, फिर धन 1 का तीनों से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से हमने इस पूरे को गुणा करके हल कर दिया। गुणा करके हल करने पर हमें पता चला कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बचा, घात 3 बची, और घात 3 के बाद एक्स के भी मान यहाँ से कट हो गए, ये देखो प्लस 1 बचा। क्या बचा, प्लस 1 बचा। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात बराबर 3 है। देखते हैं एक द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। कैसे होगा, तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसके शून्यक दिए हुए हैं। तो शून्यकों से हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सीधे लिख देंगे बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से भी हम
बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करना है। हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -3 + 4 कर दिया, फिर x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी -3 × 4 कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये सीधे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा +1x और यहाँ माइनस है तो -x और -12। तो यही हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। हम इन्हें शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल के फार्मूले से भी तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद दिया हुआ है हमारे पास x² + 10x + 24 के शून्यकों का गुणनफल 24 होगा। क्या देखिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c के स्थान पर कौन है, 24 है, a के स्थान पर कौन है, 1 है, तो c/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी बच्चों। आगे 20वें नंबर पर है बहुपद x² ऋण 4x धन 1 के शून्यकों का योग 4 है। कैसे है, फिर से देखिए, शून्यकों का योगफल होता है ऋण b/a होता है। b के स्थान पर कौन है, यहाँ ऋण 4 है और उससे पहले ऋण लगना चाहिए, तो ऋण b/a के स्थान पर 1 है, ऋण ऋण का हो जाएगा धन 4/1 यानी 4। तो शून्यकों का योग यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अब हमारे पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में देखिए, सबसे पहले समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल कब होगा, जब एक ही उत्तर कब प्राप्त होगा हमें, जब हम इनके गुणांक को a1/a2 को b1/b2 से तुलना करें और दोनों बराबर ना हो, तो हम कहेंगे कि यह एक अद्वितीय हल होगा। और कोई भी हल नहीं होगा, यदि कोई भी हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 और b1/b2 का अनुपात आपस में बराबर हो जाए किंतु c1/c2 का अनुपात बराबर ना हो, तो कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरी स्थिति है कि अनंततः अनेक हल होंगे, यदि अनंततः अनेक हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों गुणांक आपस में, तीनों गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर हो, तो हम कहेंगे कि अनंततः अनेक हल होंगे। यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी। सही बात है, यदि रेखाएं एक दूसरे को काटे या एक दूसरे के ऊपर से गुजरे तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे के संगत हैं, संगी हैं, दोस्त हैं। तो देखिए, ये यहां मिल रहा है, एक ही बार मिल रहा है तो एक अद्वितीय हल, तो भी संगत कहलाएगा। और यदि अनंत बार मिल रहे हैं, अनेक बार मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी, संपाती बोलेंगे। फिर आगे है अगला लेते हैं 23वां नंबर। 23वां नंबर है हमारा, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। ध्यान रखें, यदि कोई भी हल नहीं होगा समीकरण निकाय का तो असंगत निकाय कहलाएगा। तो संगत निकाय कब कहलाएगा, जब एक अद्वितीय हल हो और अनंततः अनेक हल हो, तो हम इस तरह के निकाय को संगत निकाय कहेंगे। रैखिक समीकरण a1x धन b1y धन c1 का आलेख एक सरल रेखा होता है। वास्तव में रैखिक समीकरण है तो रेखा से ही समीकरण बना है, इसलिए ऐसा आलेख एक सरल रेखा होता है। समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान वास्तव में 2 होगा। कैसे होगा, x धन 2y बराबर 5 में हमें x का मान 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 5 ऋण 1, तो y बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 2 आ जाएगा आंसर। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ बच्चों। फिर आगे है समीकरण, यदि समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो तो रेखाएं संपाती होती हैं। बिल्कुल सही, समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं तो रेखाएं संपाती एवं आश्रित निकाय क्या होगा, आश्रित एवं संगत निकाय होता है। देखिए, अब हम लेते हैं कि 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 रख दें तो k का मान वास्तव में 5 होगा। रख के देख लीजिए, 2x बराबर 2 धन y के स्थान पर 1 बराबर k, तो y का मान, k का मान क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा।
इस तरह से बच्चों हम x और y के मान रखकर k का मान निकाल सकते हैं। अगला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। वास्तव में दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हैं, जैसे हमारे पास एक रूप है x धन by धन c बराबर 0, इसमें x के अनेक मान रखते जाइए, y के अनेक मान आते जाएंगे, y के अनेक मान रखते जाइए, x के अनेक मान आते जाएंगे, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का रेखाओं के आधार पर हल। यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यदि दोनों रेखाएं समांतर हो तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। दोनों रेखाएं यदि समांतर हैं तो कोई भी हल नहीं होगा। यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो एक अद्वितीय हल होगा। और अगला है, यदि दोनों रेखाएं संपाती हो तो समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होते हैं। y बराबर mx धन 3, x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो m का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए y बराबर हमने 5 रख दिया और m की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू है -2 + 3। तो फिर देखिए यहां पर हमने रख दिया और यहां पर s किसका मान निकाल रहे हैं हम, y का मान निकाल रहे हैं। y का मान 5 है, ये y का मान हमने 5 रख दिया, फिर इसे 3 का पक्षांतर कर दिया, -2m, तो m बराबर हो जाएगा 2/-2। 2/-2 मतलब कटेगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2/-2 कटा तो 1 हो जाएगा, और माइनस का है इसलिए माइनस बचेगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -m हो जाएगी बच्चों। ऐसे हम एक दो मानों को रख रख कर अभ्यास करते जाएं, x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान हमें प्राप्त होते जाएंगे और हमें इनके हल प्राप्त होते जाएंगे। चौथे नंबर का चैप्टर है द्विघात समीकरण। मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक है या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे। इसका निर्धारण विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac करता है। कैसे करता है, अर्थात दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि, कब होते हैं, जब विविक्त कर का मान 0 से बड़ा हो, तो मूल दोनों भिन्न रहेंगे और वास्तविक भी रहेंगे, अलग अलग रहेंगे और वास्तविक रहेंगे। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि, बराबर कब होते हैं, जब b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 अर्थात विविक्त कर 0 के बराबर हो। कोई मूल वास्तविक नहीं होता है कब, जब विविक्त कर 0 से भी छोटा हो, यानी विविक्त कर का मान ऋणात्मक हो। इस तरह से विविक्त कर का मान यदि ऋणात्मक है तो हम कहेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता। अब आगे है बच्चों 32वें नंबर पर समीकरण x वर्ग धन x ऋण 1 के मूलों की प्रकृति होगी। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलना कर लेंगे, तो a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है और c बराबर ऋण 1 है। विविक्त कर का सूत्र है b बराबर b वर्ग ऋण 4ac। इसमें हम मान रख देंगे a b c के, तो b का मान हो जाएगा 5 जो कि वास्तव में 0 से बड़ा है, अतः समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इस तरह से हमें विविक्त कर ज्ञात करके मूलों की प्रकृति का पता करना है। आगे है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है। जैसे हम लेते हैं व्यापक द्विघात समीकरण, क्या है, x वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो किसी द्विघात समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात, यानी यहां पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। यदि 1/3 वर्ग समीकरण x वर्ग धन kx ऋण 5/3 बराबर 0 का एक मूल है, तो k का मान 14/3 होगा। k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या दिया हुआ है, देखिए 1/3 दिया हुआ है इस दिए गए वर्ग समीकरण का मूल। तो हमें क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 1/3 रख देंगे। तो देखिए बच्चों
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/3 है इज इक्वल टू 0 है। तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1/3 का वर्ग धन के इंटू 1/3 ऋण 5/3 बराबर 0। तो हो जाएगा 1/9 धन के अपॉन 3 माइनस 5/3। अब देखिए यहां पर हमें k को कर देना है अकेला, तो k अपॉन 3 यही रह जाएगा, 5/3 माइनस 1/9। अब 9 करने के लिए ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दिया, तो हो गया k अपॉन 3 इज इक्वल टू 15/9 माइनस 1/9। तो हो जाएगा k अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 14/9 और ये k इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का पक्षांतर हो जाएगा तो 3 इंटू 14/9, तो ये हो जाएगा k की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी 14/3। इस तरह से हमें k का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात किया हमने k के मान को, बहुत आसान है। हमें एक मूल दिया हुआ है यानी x का मान दिया हुआ है, इस मान को जैसे हम यहां रखेंगे तो इस समीकरण से हमें k का मान 14/3 प्राप्त होगा। आगे है 35वां नंबर, k के किस मान के लिए वर्ग समीकरण x वर्ग धन 2kx धन k बराबर 0 के दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे तो देखिए दोनों मूल बराबर कब होते हैं, सबसे पहले हमारा वर्ग समीकरण क्या है, x वर्ग धन 2kx धन k बराबर 0 है। इसके दोनों मूल बराबर होंगे तो लिख देंगे दोनों मूल बराबर कब होंगे, बराबर होंगे यदि विविक्त कर का मान शून्य होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब तुलना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, a बराबर 1, b बराबर 2k और c बराबर k। तो इन मानों को रख देंगे, b बराबर क्या है 2k पूरे का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है k इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इज माइनस 4k इज इक्वल टू 0। दोनों में से 4k कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब k 4k इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0 तथा जब k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम कह सकते हैं कि k का मान यहां पर क्या होगा 0 और 1 होगा। आगे 36वां नंबर है बच्चों, द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है कि विविक्त कर का मान 28 होगा। कैसे निकालेंगे, विविक्त कर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी यहां पर है 10 का वर्ग ऋण 4, a के स्थान पर है 3 करनी 2 और c के स्थान पर है फिर से 3 करनी 2। तो हो जाएगा 10 का वर्ग हो जाएगा 100 ऋण 4, 3 तिया 9 और एक करनी 2 और करनी 2 मिलकर हो गए 2, ये हो गया 18। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 100 माइनस 72, तो यहां प्राप्त हो जाएगा हमें 28। ये हमारा आंसर होगा। विविक्त कर का मान निकालना हमें आ गया बच्चों। अब हमने इस तरह से 28 विविक्त कर प्राप्त किया। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। मूलों की प्रकृति पता कैसे करते हैं, हमें पता है कि मूलों की प्रकृति पता करते हैं विविक्त कर से। विविक्त कर का मान निकाल लेंगे, a बराबर यहाँ 2 है, b बराबर ऋण 6 है और c बराबर 3 है। तो रख देंगे ऋण 6 का वर्ग ऋण 4, a का मान है 2, c का मान है 3, तो हो जाएगा 36 ऋण 4 दूनी 8 और 8 त्रे 24। तो यहां हमें प्राप्त हुआ 12 प्राप्त हुआ, यानी जो कि शून्य से कैसा है बड़ा है, तो दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे बच्चों। 38वें नंबर पे है द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। सही बात है, यदि कोई द्विघात समीकरण है तो उसके अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। समीकरण x ऋण 1 पूरे का वर्ग बराबर 0
के हल क्या होंगे, x बराबर 1 1 होंगे, यानी दोनों ही उत्तर उसके 1 होंगे। कैसे होंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों जब करेंगे, देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर है तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कर लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जब तब x बराबर 1, तथा जब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, दोनों ही बार में मूल क्या प्राप्त हो रहा है, 1 1 प्राप्त हो रहा है। एक समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का बहुपद हो समीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है कि यदि हम किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो वह समीकरण कहलाता है। घात 2 का बहुपद है तो द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, द्विघात समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जिसमें px बराबर 0 जहां px घात 2 का एक बहुपद हो द्विघात समीकरण कहलाता है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, समांतर श्रेणियां। तो देखिए एक एपी हमें दी गई है, 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद एवं सार्वांतर क्या होंगे, सबसे पहले आने वाला पद कहलाता है प्रथम पद जो कि 3/2 है। सार्वांतर सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, 1/2 ऋण 3/2, तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 ऋण 3 यानी ऋण 2/2 और कट जाएगा तो ऋण 1, तो सार्वांतर क्या प्राप्त हुआ, ऋण 1। प्रथम पद 3/2 और सार्वांतर ऋण 1 प्राप्त हुआ। अब हमारे पास एक एपी दी है 10 7 4 डैश 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 का तीसवा पद हमें ज्ञात करना है। तीसवा पद ज्ञात करने के लिए हमें A30 ज्ञात करना है। A30 में एक A होगा और 29 D होंगे। बहुत आसान है बच्चों, एक राजा और 29 सिपाही, तो तीसवा पद हमें मिल जाएगा। A का मान है 10, 29, D का मान कैसे निकलेगा, फिर से बाद सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा देंगे तो कितना आएगा, ऋण 3 आएगा, यहां हो जाएगा ऋण 3, तो यहां पर हो जाएगा देखिए 10 माइनस 87, तो माइनस 77 यहां पर हमें अपना आंसर प्राप्त हो गया, एपी का तीसवा पद प्राप्त हो गया। अब 43वें नंबर पर आते हैं। हमारे पास एक एपी दी हुई है -3 -1/2 2 का 11वां पद हमें ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करने के लिए फिर से हमें यही करना पड़ेगा। A11 क्या होता है, एक राजा और 10 सिपाही, प्रथम पद और सार्वांतर का 10 गुना। प्रथम पद कितना है, ऋण 3 है, धन 10, सार्वांतर कितना है, फिर से देखिए ऋण 1/2 में से ऋण 3 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, ऋण 1/2 धन 3 हो जाएगा, 3 में से आधा जाएगा तो 2.5 बचेगा यानी 5/2। इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 3 6 में से 1 गया 5/2, 5/2 यहाँ सार्वांतर है, 2 पंचे 10 कट जाएगा, ऋण 3 धन 5 25, तो ये प्राप्त हो जाएगा 22। एपी का 11वां पद क्या है, 22 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 6 9 डैश 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 का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है, तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि मानो कि एनवा पद 27 है, मान लिया हमने कि एनवा पद 27 है, तो क्या हो जाएगा, हमें यहां पर पदों की संख्या n ही तो पता नहीं है, a धन n-1d। अब हमें देखिए प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 3, सार्वांतर क्या दिया हुआ है, 6 में से 3 गया तो भी 3, तो रख दीजिए 3 धन n-1d का मान भी है 3। अब 27 है nवा पद हमारा, ठीक है, तो यहां पर 27 में से 3 घट जाएगा और n-1 इंटू 3 है, तो 24, और ये जो 3 है ये बटे में आ जाएगा, तो बचेगा n-1, 3 अट्ठे 24, -1 इधर आ गया तो +1, n बराबर क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। कौन सा पद, 9वां पद। 9वां पद 27 है, वैसे भी बच्चों आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो 3 9 27 होता है, ये 3 के पहाड़े के समांतर श्रेणी है। आगे अगला है, किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 तथा सार्वांतर ऋण 2 है तो प्रथम 4 पद होंगे। अब हमें क्या करना है, प्रथम पद दिया हुआ है 7, a बराबर दिया हुआ है 7, और सार्वांतर d बराबर कितना दिया हुआ है, ऋण 2,
तो प्रथम चार पद ज्ञात करेंगे। प्रथम चार पद क्या होगा, तो हमें प्रथम पद a1 क्या प्राप्त होगा, a है, a2 क्या है, a प्लस डी है, a3 क्या है, a प्लस 2d है, और a4 क्या है, a प्लस 3d है। तो चारों पद हमें प्राप्त हो जाएंगे। a तो हमें 7 पता है, दूसरा पद क्या हो जाएगा 7 धन ऋण 2 यानी ऋण 2 क्या हो जाएगा 5, तीसरा पद क्या हो जाएगा 7 धन ऋण 2 का 2 से गुणा होगा ऋण 4 यानी 7 ऋण 4 बराबर 3, और चौथा पद हो जाएगा 7 धन 3 गुणा ऋण 2 यानी 7 ऋण 6 बराबर 1। तो हमारे चारों पद क्या प्राप्त हुए 7 5 3 1। इस तरह से हमें चारों पद प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। समांतर श्रेणी में a बराबर 28 है, d बराबर ऋण 14 है और n बराबर 7 है, तब a7 क्या होगा, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d हमें पता है। तो क्या हो जाएगा a7 a प्लस 6d, a है 28 प्लस 6 है और d का मान कितना है -4 है। तो अब देखिए यहां कितना हो जाएगा 28 और 6 चौके 24, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4। a7 की वैल्यू कितनी आई 4 आई। इस तरह से हमें वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्नों में पूछा जा सकता है बच्चों। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल 45 है। कैसे है, तो 3 के गुणज हम लिख लेते हैं। एक एपी हमें दी गई है, किस रूप में दी गई है 3 के गुणज, 3 6 9 12 15, गुणज मतलब पहाड़ा, आप ये समझ लें कि प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 5 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर देखिए पदों की संख्या दी गई है और प्रथम 5 पद में हमें सबसे अंतिम का पद भी दिया गया है। पदों की संख्या n बराबर कितना है 5 है, लास्ट का पद l बराबर कितना है 15 है। तो हमें ज्ञात करना है Sn बराबर n/2 a प्लस l से हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करना है 5 पदों का योग, तो S5 5/2, प्रथम पद है 3, अंतिम पद है 15, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2 और 15 और 3 हो गए 18, 2 9 18, 9 पाना 45 हमें आंसर प्राप्त हुआ बच्चों। इसी तरह से देखिए समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद यानी a10 a प्लस 9d, एक राजा 9 सिपाही। a कितना है 5 है, 9, d का मान कितना है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, 8 ऋण 5 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5 धन 27, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा 32 हमारा 10वां पद होगा बच्चों। अब आता है अगला नंबर 49 नंबर, समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वांतर कहलाता है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वांतर d और पदों की संख्या n हो तो हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, an बराबर nवां पद क्या होगा, an बराबर हो जाएगा a धन n-1d। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। चलिए अब समझते हैं चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज में देखिए थेल्स प्रमेय, सबसे पहले आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय जिसे हम कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए यदि किसी त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है ABC, ये ले लिया, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा L खींच दिया, भिन्न भिन्न एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है, करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो अन्य 2 भुजाएं कौन कौन सी, AB और AC।
एक ही अनुपात में विभाजित होने का मतलब है कि AD के बटे DB बराबर AE के बटे EC। इस तरह से हम कहेंगे कि एक ही अनुपात में विभाजित होती है। आगे एक समरूपता की कुछ विशेष बातें हैं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। दुनिया में आप जितने भी प्रकार के वृत्त बना सकते हैं सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी प्रकार के वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इनका कारण है, जैसे सभी वर्ग समरूप इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो समरूप होने का कारण क्या है कि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। इसी प्रकार यह देखा गया है कि वर्ग जो है सभी चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। छोटे बड़े वर्ग जब हम बनाएंगे तो उनकी भुजाएं समानुपाती होंगी और कोण बराबर होंगे। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज में भी हम देखते हैं तो सभी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम अलग अलग आकार के यदि त्रिभुज बनाते हैं तो भी हम देखते हैं कि उनकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, कोण तो बराबर है ही। आगे देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि हम देख रहे हैं कि एक रेखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है ये, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह थेल्स विलोम का कथन है। आगे देखिए, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां हमारे पास दी गई। कसौटियां क्या है? कोण कोण कोण। समरूपता, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में या समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत कोण बराबर है तो अपने आप संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी और त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कोण कोण समरूपता ऊपर में देखिए, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कारण वही है कि कोण समरूप है। दो यदि बराबर है कोण तो तीसरा कोण भी तीसरे कोण के बराबर हो जाएगा और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी और त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब भुजा समरूपता, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, समान अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण भी कैसे हो जाएंगे? बराबर होते हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजा कोण भुजा समरूपता। अब देखिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 पर, निर्देशांक ज्यामिति। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। आगे है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है। इसी प्रकार y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर x निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। अगला है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसके y निर्देशांक के बराबर होती है। कोई बिंदु यदि x अक्ष से कितनी दूर पर है उसके y निर्देशांक के बराबर होती है वो दूरी। जैसे बिंदु 2 3 की x अक्ष से दूरी 3 इकाई होगी, ये y निर्देशांक है ना 3, उसके बराबर होगी। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उसके x निर्देशांक के बराबर होती है। जैसे बिंदु 2 3 की y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? 2 इकाई होगी, जो कि उसका x निर्देशांक है। बिंदु p x y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? √x² प्लस y² इकाई होती है। ये किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी है। बिंदुओं ax1 y1 और by(x2 y2) को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1 धन x2 बटे 2 धन y1 धन y2 बटे 2। देखिए, दोनों बिंदु प्राप्त हो जाएंगे हमें। पहला बिंदु हो जाएगा
दोनों के x निर्देशांक को जोड़ देंगे तो पहला बिंदु प्राप्त हो जाएगा, दोनों के y निर्देशांक को जोड़ देंगे तो दूसरा बिंदु बटे में 2 करके दूसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब है बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी 2 करीब 2 इकाई है। कैसे पता करेंगे? देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2, 3, x2 y2 की वैल्यू कितनी दी गई है 4, 1। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अब मैंने मान लिया इसको बिंदु P, इसको मान लिया बिंदु Q, तो दूरी PQ बराबर क्या हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 4 ऋण 2 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 यानी देखिए y क्या है 1 माइनस 3 पूरे का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 2 का वर्ग धन ऋण 2 का वर्ग, तो प्राप्त हो जाएगा 4 धन ये भी हो जाएगा 4, तो हो गया 8 अंडर रूट 8 है तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का जोड़ा बना वो बाहर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इकाई। ये हो गई दूरी इन दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी 2 करनी 2 इकाई है। 69 नंबर पर है बच्चों बिंदु ए बी एवं ऋण बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। कैसे निकालेंगे तो फिर से देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी x2 कौन है ऋण ए माइनस ए पूरे का स्क्वायर प्लस ऋण बी माइनस बी पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, तो प्राप्त होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4 कॉमन निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 को जब हम हल करेंगे तो 2 हो जाएगा वर्गमूल उसका, 2 इसलिए बाहर हो जाएगा और ये इकाई में इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 70 नंबर पर है बिंदु 4 ऋण 3 एवं 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या है 7 3 वह निर्देशांक दिया गया है, तो देखते हैं 7 3 आता है कि नहीं उत्तर। सबसे पहले हमें दिया हुआ है x1 y1 की वैल्यू कितनी है 4 ऋण 3 है, x2 y2 की वैल्यू कितनी है 8 5 है और m1 अनुपात m2 का मान है 3:1। तो हमें सबसे पहले x का मान लेना है। x का मान क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए बच्चों यहां रख देंगे m1 कितना है 3 है, x2 कितना है देखिए x2 के सामने 8 है, m2 कितना है 1 है, x1 के सामने कितना है 4 है और m1 धन m2 यानी 3 धन 1 है। तो क्या प्राप्त हो जाएगा 8 3 24 धन 4 बटे 4 यानी 28 बटे 4। तो पहला बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ जैसे कि यहां दिया है। अब इसी तरह से y की वैल्यू क्या होगी, y होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या होगा m1 है 3, y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 है 1, y1 है -3 और 3 प्लस 1, तो हो जाएगा 15 माइनस 3 अपॉन 4 12 अपॉन 4 4 3, तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो बिंदु क्या होगा, बिंदु होगा 7 3। ये हमारा आंसर है बच्चों। आगे हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय।
त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। इसी तरह से टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, और टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों का गुणनफल आएगा 1। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, इसके पक्षांतर हो सकते हैं। साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा, या कॉस वर्ग को स्थायी रख दीजिए तो कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। इसी प्रकार देखिए 1 प्लस टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा, ये सर्वसम्मिका का मूल रूप है। फिर 1 का पक्षांतर कर देंगे, टेन वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा माइनस 1। इन विभिन्न परिवर्तित रूपों को परीक्षा में पूछा जाता है। 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा, 1 का पक्षांतर कर देंगे तो कॉट वर्ग थीटा बराबर कोसेक वर्ग थीटा माइनस 1। आगे है बच्चों साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश 1/2, साइन 60 अंश करनी 3/2, साइन 90 अंश 1। इसी प्रकार कॉसेक 0 जो कि साइन 0 का व्युत्क्रम है, इसलिए परिभाषित नहीं अपरिभाषित बोल देंगे। कॉसेक 30 2 हो जाएगा, 1/2 का व्युत्क्रम 2। कॉसेक 45 1/2 का व्युत्क्रम करनी 2 हो गया। कॉसेक 60 हो जाएगा 2/3, कॉसेक 90 हो जाएगा 1। इसी प्रकार कॉस 0 1, कॉस 30 √3 अपॉन 2, कॉस 45 1 अपॉन √2, कॉस 60 1 अपॉन 2, कॉस 90 0। सेक 0 उसका व्युत्क्रम है 1, सेक 30 2 अपॉन √3, सेक 45 √2, सेक 60, सेक 60 लिख दीजिए यहां, सेक 60 क्या हो जाएगा 2, और सेक 90 जो है वो भी परिभाषित नहीं होगा। tan 0 0, tan 30 1 अपॉन √3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 परिभाषित नहीं। हमें ध्यान रखना है tan 30 अंश की वैल्यू मुख्य रूप से 1 अपॉन √3, tan 45 की वैल्यू है 1 और tan 60 की वैल्यू है √3, जो कि ऊंचाई एवं दूरी के सवाल जो है अनुप्रयोग वाले सवाल उन पे हमें काम आएंगे। कॉट 0 परिभाषित नहीं है, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1 अपॉन √3 और कॉट 90 0 है। अब हमें इनसे संबंधित कुछ सवाल दिया है, जैसे साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान हमें ज्ञात करना है। साइन 60 की वैल्यू है √3 अपॉन 2, कॉस 30 की भी वैल्यू वही है क्योंकि पूरक कोण है, तो √3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 1 अपॉन 2 है तो कॉस 60 भी 1 अपॉन 2 होगा। ये √3 और √3 मिलकर 3 हो जाएंगे बटे 4 प्लस 1 अपॉन 4, इन दोनों का भी गुणा हो जाएगा, तो दोनों के बटे में 4 है, 3 धन 1 4 हो गया, 4/4 और मान आ जाएगा 1, जो कि इसका मान यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। अब हमारे पास है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो देखिए दृष्टि रेखा क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यदि कोई वस्तु ये है, ये प्रेक्षक की आंख है, तो प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। सिर को यदि हम ऊपर उठा रहे हैं तो ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है, हमें यह ध्यान रखना है बच्चों। देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है, ये अवनमन कोण कहलाता है। आगे है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए बनाने वाले मीनार की ऊंचाई 30 करनी
3 मीटर है। ऊंचाई क्या हो जाएगी? करनी 3 गुना। देखिए 60 अंश का मान होता है करनी 3, इसलिए ऊंचाई करनी 3 गुना हो जाएगी। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई 10 करनी 3 मीटर होगी। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु दिया हुआ है हमारे पास, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास से 30 मीटर दूर पर है। कितने दूर है? 30 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये देखिए इस शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी AB बटे BC। AB की वैल्यू है h, BC की वैल्यू है 30, 1/√3 इंटू 30। तो यहां हो जाएगा, देखिए यहां हम लिख देंगे 10 इंटू √3 इंटू √3, ऐसे भागों में हम तोड़ देंगे इसको, अपॉन √3 इज इक्वल टू h। इस तरह से हो जाएगा 10√3 मीटर मीनार की ऊंचाई। दूसरा तरीका यह है कि हम इसे लिख देंगे 30 बटे करनी 3, हर का परिमेयकरण करना है तो करनी 3 बटे करनी 3, ये हो गया। तो ऊपर हो जाएगा 30 करनी 3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 धाम 30। ये भी आसान तरीका है बच्चों। 30 10 करनी 3 मीटर हमें मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। 86 नंबर है, जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। छाया और ऊंचाई यदि बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? 45 अंश होता है। 87 नंबर पर है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या पता चला? हमें ये पता चला कि 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में देखते हैं कि छाया यदि अब कितनी हो गई। अब छाया है 50 मीटर, छाया कितनी है? 50 मीटर है। तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। उसी समय पर खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो दोनों ही स्थिति में उन्नयन कोण समान है, दोनों ही स्थिति में उन्नयन कोण समान है, तो tan थीटा की वैल्यू दोनों जगह बराबर होगी। तो लंब बटे आधार, तो सबसे पहले हो जाएगा 6 मीटर की छाया 4 मीटर है, तो हमें दिखाया कि 50 मीटर छाया किसकी है? x की है। इसे हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 50 बटे 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 25 50। तो x बराबर हो जाएगा 75 मीटर। ऐसे हम इसे शॉर्टकट में समझ सकते हैं बच्चों। आगे है, हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, हमारी आंख से जो भूमि के समांतर की जो रेखा रहेगी वो ही क्षैतिज रेखा कहलाती है। 89 नंबर पर है, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुना है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि लंब करनी 3 गुना है तो उन्नयन कोण 60 अंश होता है, आधार करनी 3 गुना है तो उन्नयन कोण 30 अंश होता है। ये हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे देखो आधार करनी 3 गुना है यहाँ, यानी करनी 3x और लंब हो गया x, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, x से x कट जाएगा, 1 बटे करनी 3 आया, तो किसकी वैल्यू आई? tan 30 अंश की वैल्यू आई। इसलिए हम थीटा का मान क्या कह सकते हैं? 30 अंश कह सकते हैं। इस तरह से हमें इन्हें हल करना है बच्चों। किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की ऊंचाई उसकी छाया की करनी 3 गुना है। अब ऊंचाई करनी 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए ऊंचाई कैसी है? करनी 3 गुना है और छाया के करनी 3 गुना है, तो ये देखिए फिर से यहाँ पर कौन लग जाएगा? tan थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे BC, लंब बटे आधार। AB की वैल्यू है करनी 3x बटे x, x से x कट गया, करनी 3 किसकी वैल्यू है?
tan 60 अंश की, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 अंश हो जाएगी बच्चों। तो हमें पता चल जाएगा कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। आगे है व्रत। व्रत के बारे में देखिए, किसी व्रत की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सही बात है, यदि व्रत है उसकी स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को व्रत की छेदक रेखा कहते हैं। एक व्रत की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक व्रत है उसकी दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस तरह से बच्चों, व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। सही है, ये बिंदु जो है ये क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। आगे है, एक व्रत पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे एक व्रत है उस पर आप अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी चाहे उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक व्रत पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। व्रत के बाह्य बिंदु से व्रत पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। एक व्रत है उसके बाह्य बिंदु से व्रत पर देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। ये देखिए, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर भी होती हैं। अब आगे है बच्चों, आगे यहां पर देखिए 97 नंबर पर, स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु को ही तो हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और व्रत के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वास्तव में ये जो स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए बच्चों, आप लेते हैं 99 में क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्रत ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। ये है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, केंद्र O है। व्रत के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये P पर स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। यहां पर केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। ये केंद्र से जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है। OQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है, जो कि वास्तव में क्या है, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तब PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है, इसे हम x मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर यानी 12 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग 5 का वर्ग धन x का वर्ग। तो x वर्ग बराबर हो जाएगा 144 ऋण 25। तो x बराबर हो जाएगा √119 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों हमें यहाँ पर x यानी कि PQ की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। बाह्य बिंदु से व्रत पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह्य बिंदु से अभी मैंने बताया कि व्रत पर हम यदि स्पर्श रेखाएं खींचेंगे उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। 11वें नंबर का चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r इकाई हो तो उसका व्यास क्या होगा, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। अर्थात व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यह हमें ध्यान रखना है। या त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यह भी हमें ध्यान रखना है। सर्वांगसम वृत्तों की परिधि या परिमाप जिसे हम कहेंगे, क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। परिमाप भी बराबर होते हैं और उनके क्षेत्रफल भी सदैव बराबर होते हैं। वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस वृत्त की परिधि कहलाती है। पूरा एक चक्कर जो हमने किया वह वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r इकाई। चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटे 360 2 पाई r या 2 पाई r गुणा थीटा बटे 360 इकाई। अब आगे है वृत्त की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र की माप वृत्त का क्षेत्रफल कहलाती है। जो भी परिधि के द्वारा जो क्षेत्र घिरा हुआ है ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। आगे है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई है।
फिर है एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो या परिबद्ध हो, उस वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे एक वृत्त है, ये हम बना देते हैं वृत्त, ये है वृत्त, और वृत्त की त्रिज्याएं और संगत चाप द्वारा जो भाग घिरा हुआ होता है, ये घिरा हुआ भाग कहलाता है वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर वर्ग वर्ग इकाई होगा। ये होगा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप के परिबद्ध हो, वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। अब क्या है? ये वृत्त है, इसमें जीवा और संगत चाप, ये देखिए जीवा और संगत चाप से जो भाग परिबद्ध है वह कहलाता है वृत्तखंड, जो कि त्रिज्यखंड में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाने पर प्राप्त होता है। अब अगला चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो देखिए बच्चों, यदि घन की भुजा a इकाई है तो हम क्या लिख सकते हैं? घन का आयतन हो जाएगा भुजा की घात 3 घन इकाई, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a² वर्ग इकाई, घन का विकर्ण हो जाएगा a करनी 3 इकाई, घन का पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा 4a वर्ग वर्ग इकाई। यदि घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b और ऊंचाई c हो तो हम कहेंगे घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये भी घन इकाई में होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA, वर्ग इकाई में होगा पृष्ठ है क्योंकि ये। घनाभ का विकर्ण होगा अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² इकाई। इसी तरह से है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू A प्लस B इंटू C, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई कह सकते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो बेलन के फार्मूले देख लीजिए। बेलन का आयतन होगा पाई r² h घन इकाई, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई RH वर्ग इकाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r कोष्ठक में r धन h वर्ग इकाई, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r वर्ग वर्ग इकाई, क्योंकि बेलन का आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। यदि शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r वर्ग h, और शंकु का वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल वर्ग इकाई। ये होता है घन इकाई में आयतन। फिर आगे है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर r धन l वर्ग इकाई। फिर शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर वर्ग वर्ग इकाई। फिर यहां पर हो जाएगा गोले की त्रिज्या यदि r है तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, गोले का पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर वर्ग वर्ग इकाई, अर्ध गोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई r²। ये थे महत्वपूर्ण सवाल बच्चों, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित थे। इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, सांख्यिकी। सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति वह सांख्यिकी माप है जो संपूर्ण वितरण या डेटाबेस को एकल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य, माध्यक और बहुलक सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के क्या है? वैध माप हैं ये। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है माध्यक कहलाता है। आंकड़ों को हमें आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों को जब हम आरोही और अवरोही क्रम में जमाते हैं तो सबसे बीच का मान या सम आंकड़े होने पर सबसे बीच के मानों के औसत को ही हम माध्यक कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक का सूत्र क्या है? n/2 धन 1वां पद, जहां n विषम प्राकृत संख्या है, और सम के लिए है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n/1/2 n/2वां पद धन
n/2 धन 1वां पद, यानी आधा पद और उससे एक ज्यादा पद दोनों का औसत क्या होता है, माध्यक होता है। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाती है। अधिकतम बारंबारता वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है, बहुलक। वर्गीकृत आंकड़ों के देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य क्या हो जाता है, सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का तरीका है। कल्पित माध्य विधि से यदि हमें माध्य ज्ञात करना है तो एक कल्पित माध्य a लेना पड़ता है, सिग्मा fi इंटू di बटे सिग्मा fi हो जाता है। यदि पग विचलन विधि से हमें माध्य ज्ञात करना है तो a के साथ हमें h भी लेना होता है, सिग्मा fi इंटू ui बटे सिग्मा fi इंटू h हो जाता है बच्चों। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, फिर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, इस फार्मूले का हमें इस्तेमाल करना होता है। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यदि हमें निकालना होता है तो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यानी सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा, और वर्गीकृत आंकड़ों का यदि हमें बहुलक निकालना है तो उसका सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है बच्चों, इन सूत्रों को इनके प्रतीकों के सही अर्थ के आधार पर आप तैयार कर लेंगे तो आपको सवाल बनने लगेंगे। माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या है, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि माध्यक के साथ हमेशा 3 चिपका हुआ रहेगा और माध्य के साथ हमेशा 2 चिपका हुआ रहेगा। इसके विभिन्न पक्षांतर पूछे जा सकते हैं। आंकड़ों 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 में सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा क्या है, 7 है, अर्थात बहुलक क्या है, 7 है। अब प्रायिकता पर आते हैं बच्चों। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 होती है। जो घटित हो ही नहीं सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है तब उस घटना की पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 ऋण p होगी, यानी 1 में से आप प्रायिकता को घटा देंगे तो घटित ना होने की प्रायिकता या उसकी पूरक प्रायिकता निकल कर सामने आ जाएगी। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हमें बताना है। पासे को हम एक बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, n लगा दिया, 6 है। फिर अभाज्य अंक या अभाज्य संख्या ऊपर आने के अनुकूल परिणाम ई क्या हो जाएगा, 2, 3, 5। तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, उनकी संख्या हो जाएगी 3। प्रायिकता हो जाएगी पीई बराबर एनई बटे एनएस। तो लिख देते हैं एनई बटे एनएस, यानी 3/6 काट देंगे तो 1/2 प्राप्त होगा बच्चों। तो एक पासे को उछाला जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। आगे है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब ठीक 1 हेड आने की प्रायिकता 1/2, ठीक 1 हेड आने की प्रायिकता, और कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता 3/4 हो जाएगी, लेकिन केवल 1 हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 या 6, मतलब 2/6 यानी 1/3 होगी। किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है।
वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग भी 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, जबकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। न्यूनतम मान 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। आगे देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जो घटना संभव ही नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है, जबकि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। अब बच्चों आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पूर्व वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग के पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है, जिसे हम CF से व्यक्त करते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस n-1d तक जाएगी समांतर श्रेणी। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाती है। हम पहले भी इस चीज को जान चुके हैं। हमारे पास एक समीकरण दिया है, पूछा गया है कि द्विघात समीकरण है क्या। तो देखिए इसे हम हल करते हैं। पहले का वर्ग x वर्ग धन दूसरे का वर्ग 1 धन 2 पहला दूसरा यानी 2ab, ये हो गया बराबर 2x ऋण 3, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो वास्तव में यह क्या है? एक वर्ग समीकरण है या द्विघात समीकरण है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो देखिए यहां पर वृत्त थोड़ा सा बना ले हम। एक वृत्त बना लिया, ये देखिए ये वृत्त है। P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींच दिया, एक PA खींच दिया और एक PB खींच दिया। दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो हमें पता है कि यहां जब चतुर्भुज बनेगा तो यहां पर भी 90 अंश का कोण है, यहां पर भी 90 अंश का कोण है। तो 90 90 180 हो गए, 180 और 80 260 हो गए। तो यहाँ कितना बचा बच्चों? यहाँ बचा 100 अंश। अब हमें पूछा गया है कि कोण POA कितना है। ये O है, P है, A है, B है। तो POA, तो ये हमें पता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो ये 100 है तो ऊपर वाला भी 50 और नीचे वाला भी 50। तो कोण POA 50 अंश का होगा। आगे है घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 3πr² वर्ग इकाई। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। फिर आगे है बेलन के आयतन का सूत्र पूछा है, जो कि हम पीछे कर चुके हैं, πr² वर्ग इकाई। शंकु के आयतन का सूत्र पूछा है 1/3 πr वर्ग h वर्ग इकाई। दो चरों x और y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप x धन by धन c बराबर 0 है। द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र है b वर्ग ऋण 4ac। ये हमें विशेष रूप से याद रखना है कि विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र b वर्ग ऋण 4ac है। आगे है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध अभी मैंने बताया, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य है। इसे पक्षांतर करके भी पूछा जा सकता है बच्चों। आगे है समांतर श्रेणी दी हुई है हमारे पास, का सार्वांतर बताना है। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, आपको सार्वांतर मिल जाएगा। अब आगे गोले के आयतन का सूत्र है 4/3। इसे ऐसे लिख देंगे πr³, जहां r वृत्त की त्रिज्या है, एक घन इकाई में होगा। दो बहुपदों का योग एक बहुपद होता है। वास्तव में दो बहुपदों को जब हम जोड़ते हैं तो उनका योग क्या होता है? एक बहुपद होता है। बहुपद 2x की घात 3 धन 3x वर्ग धन 4x धन 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? सबसे बड़ी घात के बराबर होगी, यानी 3 होगी। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग 1 है। बिंदु pxy की मूल बिंदु से दूरी √x वर्ग धन y वर्ग है। द्विघात समीकरण हमें दिया गया है x वर्ग धन bx धन c बराबर 0।
विविक्त कर का मान शून्य है तो द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयां समान होती हैं। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है त्रिज्य खंड कहलाता है, जो कि हमने पीछे किया है। HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। समीकरण x धन y बराबर 8 है। x बराबर यदि हम 3 रख देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 5 प्राप्त होगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है। द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है कि विविक्त कर का मान शून्य होगा। 170 नंबर पर है रैखिक समीकरण युग्म x धन 2y धन 5 बराबर 0 और ऋण 3x ऋण 6y धन 1 बराबर 0 का कोई भी हल नहीं होगा। क्यों? देखिए हम यहाँ पर गुणांकों की तुलना करते हैं तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ ऋण 3 है तो ऋण 1/3 प्राप्त होगा। a1/a2 इसी तरह से देखिए b1/b2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ ऋण 6 है तो हो जाएगा 2/6। इसे भी काटेंगे तो ऋण 1/3 आएगा, दोनों बराबर हैं। अतः समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है क्योंकि तीसरा मान बराबर नहीं है। 5 और 1 है, 5/1, तीसरा मान बराबर नहीं है तो यह कोई भी हल नहीं की शर्त है। यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a शून्य के बराबर नहीं है तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? किस रूप का होगा? तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप भी कह सकते हैं। बिंदु 0,5 ऋण 5 0 के बीच की दूरी करणी 50 या 5 करणी 2 या 7.07 लगभग है। अलग अलग तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों। इन दोनों के बीच की दूरी जैसे ही आपको √50 प्राप्त होता है तो आप इसके अलग अलग प्रकार के हल भी जान लें। √50 लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं या 7.07 इकाई लिख सकते हैं इसे। यदि प्रथम पद a सार्वंतर d हो तो nवा पद क्या हो जाएगा, a धन n-1d होगा। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई r वर्ग इकाई, कई बार पूछा गया है। HCF 91 21 इज इक्वल टू 7। 91 और 21 का HCF निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर हो जाएगा 7 एकम 7 और बचा 2, 7 21, फिर 13 एकम 13 तो 91 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा 13। 21 के 3 7 21, 7 एकम 7 तो 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 7। तो दोनों के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी, 7 की घात 1 तो HCF हो जाएगा। HCF हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7। आगे है बच्चों, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह छेदक रेखा कहलाती है। PE और PE नहीं दोनों का मान क्या होता है, 1। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल 1 होती है। कोई वृत्त है, उसके किसी एक निश्चित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल 1 खींच सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को समकोण त्रिभुज प्रमेय भी कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर है x × x - 1 इज इक्वल टू 0 में x के मान क्या होंगे, एक मान 0 होगा, एक मान 1 होगा। फिर आगे बच्चों, आगे है द्विघात समीकरण का मानक रूप, हमें फिर से देखने को मिल रहा है x वर्ग धन bx धन c बराबर 0। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग इकाई है।
प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। बिंदुओं 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए x2 - x1 y2 - y1 क्या हो जाएगा? 3 - 0 पूरे का स्क्वायर प्लस 0 - 4 पूरे का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 25। 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, क्योंकि दूरी है तो सदैव धनात्मक होती है, 5 इकाई होगी। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है यदि बेलन और शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या समान हो। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु किसे कहते हैं? 30 को कहेंगे। दो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। 6 और 20 का HCF जब हम निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। यदि शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी? L बराबर √h² प्लस r²। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। समीकरण 3x वर्ग ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करते हैं। विविक्त कर कैसे ज्ञात करेंगे? b वर्ग ऋण 4ac। b का मान है ऋण 2, उसका वर्ग ऋण 4, a का मान है 3, c का मान है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4 में से 4 गए 0। विविक्त कर की वैल्यू क्या आई? 0। विविक्त कर d बराबर एक द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b वर्ग ऋण 4ac कैसा है? 0 से छोटा है, अर्थात उत्तर ऋणात्मक हमें प्राप्त हुआ तब। x ऋण 2y बराबर 0, 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0 उपयुक्त रैखिक समीकरण युग्म में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। क्यों? x1 a1/a2 क्या है? 1/3। b1/b2 क्या है? ऋण 1/2 आएगा, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। आगे है समांतर श्रेणी दी गई है में सार्वंतर ऋण 1 है, हमने निकाल के देखा है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। और अंतिम में बच्चों बिंदुओं ऋण 5, 7 और ऋण 1, 3 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? √x2 - x1 पूरे का वर्ग धन y2 - y1 पूरे का वर्ग। इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b। तो देखिए क्या हो जाएगा? ऋण 1 ऋण 5 पूरे का वर्ग धन 3 ऋण 7 पूरे का वर्ग। क्या हो जाएगा? ऋण 1 धन 5 पूरे का वर्ग और ये हो जाएगा धन ऋण 4 का वर्ग। ये भी हो जाएगा √4 का वर्ग धन 4 का वर्ग। यहाँ भी 16 धन 16, तो क्या हो जाएगा? √32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार, तो 2 बार के 2 दूनी 4 बाहर निकल जाएंगे और 4 करनी 2 इकाई। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 4 करनी 2 इकाई है। तो बच्चों सुपर 200 का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।